we have seen this chemical equilibrium. In case of chemical equilibrium, the equilibrium is arise between the two state, either it is solid, liquid, 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 or gas, liquid. So here what happened to that? So substance are the two types. One is electrolytes. तो एक बात हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट्स की, किसको इलेक्ट्रोलाइट बोला करते हैं? सो ऑन डिसॉल्विंग इट प्रोड्यूस द आयंस, जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. उसके एग्जांपल हम देख लेते हैं कि उसमें ऑल एसिड्स आते हैं, ऑल बेस आते हैं और ऑल सॉल्ट आते हैं. So in that case, this ions is responsible for to conduct the electricity. तो वो क्या करेंगे भाई यहाँ पे? That conduct the electricity. ठीक है. So in case of this, Hg2Cl2 dissolve but dissociate negligible. Most probably all these what we can say ionic compound, those which have the ionic bond, they all are produce ions, and due to that ion they conduct the electricity. This is known as electrolytes. But Hg2Cl2, this is form a little bit covalent bond formations. So in this case, this is one of the example in which case there is a negligible dissociation. The similar way non-electrolyte on dissolving in the water does not produce ions. Does not produce ions means will not conduct the electricity. वो क्या कर पाएगा? Electricity conduct नहीं करेगा. What are the example? All most probably we can say covalent compound, glucose, then urea, then ऐसे बहुत बेंजीन, टोल्यूइन, वो सभी आ जाएंगे जिसमें सिंपल कोवलेंट बॉन्ड. ठीक. तो इसमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज नॉट इक्वल टू 0. इसमें क्या होगा जाएगा? इज नॉट इक्वल टू 0 मींस आइदर 1 और 1 से ज्यादा 1 से कम होगा. So among this all, if you see what is ionic equilibrium, तो इसमें हम देखेंगे कि the equilibrium is established between these ions and unionized molecule. तो क्या होता होगा भाई? हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है. That substance, suppose कि we have a NaX करके कोई एक सब्सटेंस है. ये हमारा मेटल है, ये हमारा नॉन मेटल है. So among this NaX, if we see that, then NaX is dissociated. So dissociations completely produce Na plus and X minus. But dissociations depend. किसी में 10% होता है, किसी में 20%, किसी में 30%, 40%, 50%. So इस केसेस में हमको क्या करना होगा कि जो अनआयोनाइज्ड, तो इसको बोलते हैं अनआयोनाइज्ड और उसको बोलते हैं आयोनाइज्ड. तो जिसमें अनआयोनाइज्ड स्पीसीज का आयोनाइज्ड स्पीसीज के साथ जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है उसको बोलते हैं कि आयोनिक इक्विलिब्रियम. तो इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप्स के होते हैं. एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है. अभी हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की ओर जाना ही नहीं, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है भाई कि इसमें आयंस प्रोड्यूस नहीं होते. इट डज नॉट प्रोड्यूस आयन. इफ डज नॉट प्रोड्यूस आयन, उसमें आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, देन इट कैन नॉट प्रोड्यूस द आयोनिक इक्विलिब्रियम. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोला जाएगा? That completely ionized, that means alpha is 100% or it is 1. So it's not completely ionized, means alpha is 0 से ज्यादा और 1 से कम. ये सी कोई बात हो जाएगी. तो 0 से ज्यादा और 1 से कम भी हो सकता है. अगर उसका 0 होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि 0 पे वो हो जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स.
और 1 पे हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये दो बात हो गई। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आता है? ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल सॉल्ट। सॉल्ट में ब्रैकेट में लिखा करेंगे कि ये सॉल्यूबल सॉल्ट। तो देख लेते हैं कि करीबन वाले में क्या आ जाएगा। करीबन वाला मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऑल वीक एसिड, इसमें ऑल वीक बेस, देन ऑल स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट, ये बात थोड़ी बहुत हो जाएगी। देखते चलते हैं आगे। विच आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विच आर द सॉल्ट। देखो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वो गैस्ट्रिक जूस में होता है। यू आर बायोलॉजिकल स्टूडेंट, सो इट इज नॉट न्यू फॉर यू, सो इट इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन। एसिटिक एसिड विनेगर में से मिलता है। साइट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेमन एंड ऑरेंज। शायद ये पता नहीं होगा कि टार्ट्रिक एसिड ये टेमेरिड पेस्ट में से मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शायद उसको इमली 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 बोलते हैं, इमली। सो दिस टेमेरिड पेस्ट में से मिलता है। ये बहुत एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सो थोड़ा बहुत उसको देख लेते हैं। चलते आगे। सो एसिड्स किसको बोलते हैं? जो टर्न्स अ ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ब्लू को जो रेड करेगा वो ए बुला। आप ऐसा भी याद रख सकते हो, ए बुला। कौन बुला? ए बुला। कैसे बुला? एसिड बुरा को लाल करता है। ब्लू को मीन्स बुरा मीन्स ब्लू। So liberate a dihydrogen on reacting with this on reacting with the some metal। एक अच्छा तरीका ये है कि एसिड्स है कि नहीं वो चेक करने के लिए आपके पास जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को आप मेटल के साथ रिएक्शंस करवाओ और उसमें से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, तो आप कह पाते हो कि भाई इसमें एसिड्स है। बेस के लिए उससे उल्टा टेस्ट बिटर एंड फील सॉपी। आपका जो शॉप आता है घर में होता है ना वो शॉप, उसमें सैपोनिफिकेशंस के लिए अल्कली हाइड्रोक्साइड डालते हैं एनएओएच। तो ये बात हो गई थोड़ी बहुत बॉयज की। एसिड और बेस के बारे में देखते हैं। डिसोल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड वाटर। तो क्या होगा कि देखो ये हमारे पास कुछ NaCl है। देख लो ये कुछ NaCl है। तो Na और Cl के बीच में कौन सा फोर्स होगा? तो वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा तरीका ये है कि ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे है। तो वाटर की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो किसको बताएंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, Na प्लस और Cl के बीच का चार्ज वो किसके पर डिपेंड होता है? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो उसके बीच में कितना फोर्स है वो किससे पर डिसाइड होता है? ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है। किसके मॉलिक्यूल है? वाटर के। तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, इतना दो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा। उसका सिंपली हम बता सकते हैं कि जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें आयंस का डिसोल्यूशन ज्यादा होगा। इसीलिए NaCl पानी में डिसॉल्व हो जाता है, केरोसिन में नहीं हो पाता। तो पानी का कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वैल्यू भी हमें याद रखनी होगी क्योंकि दैट इज द वैल्यू फ्रॉम एनसीईआरटी। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? उसका कुछ 18 ग्राम पर मोल कितनी कुछ बात है हमारी वाटर की।
तो उसको निकाल के यहाँ पर डाल देंगे। तो ये थोड़ा बहुत याद रखने का तरीका है। तो आयंस आर वेल सेपरेशंस ड्यू टू हाइड्रेशंस विद मॉलिक्यूल। देखो ये Cl को ये क्या हुआ, ये देखो आपने सपोज कि छोटे छोटे एंट्स देखे हो ना, कीड़ी, तो वो कीड़ी मकोड़े तो क्या करते हैं, वो अपने शुगर का क्रिस्टल लेके इस तरह सब जुड़ जाते हैं। उसको फिर किसी के पास जाए तो ये सब जुड़ जाएंगे, तो फिर Na प्लस और Cl माइनस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा और इट इज ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए वाटर में ये डिजोल्व हो जाते हैं। डिफरेंट एसिड्स की बात की हुई है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं हम बता देंगे कि मोस्ट प्रोबेबली मिनरल एसिड्स, if you see in the periodic table, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine and iodine। आप देखोगे यहाँ पे तो एक चीज आप देख पाओगे कि देखो पहले सब इसको लिख देते हैं, देखे ठीक है। तो देखो यहां से देखते ये इस तरह जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, इस तरह जाएंगे तो भी एसिडिटी बढ़ेगी। तो देखो ये फ्लोरीन की बात हो जाए तो ये थोड़ा बहुत वीक एसिड हो जाएगा, क्योंकि उस लाइन में ओके हाइड्राइसिड्स की केसेस में मैं बताता हूँ फिर बाद में कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, वो सभी बातें हम करेंगे। पर अभी थोड़ा बहुत यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड के थोड़े बहुत एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सल्फर आता है, यहाँ पे फॉस्फोरस भी आता है। तो चलो पहले हम सल्फर से स्टार्ट करते हैं। तो सल्फर की बात हो गई तो H2SO4, नाइट्रोजन की बात हो गई HNO3, ऑक्सीजन का कोई आएगा नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये HCl, HBr, HI और एक HCl का ऑक्सो एसिड दैट इज HClO4। तो आप देख पाते हो कि ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके अलावा भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, बट दीज आर द एसिड्स व्हिच वी शुड यूज्ड इन आवर रूटीन एग्जांपल। उसके अलावा आप ऐसा देख सकते हो कि जिसका के होता है ना, वो वीक एसिड्स का, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का के नहीं होता, ठीक है। उसके बाद वीक एसिड्स, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स एक्सेप्ट अ सल्फोनिक एसिड। बच्चों आप ऑर्गेनिक एसिड्स में ऑर्गेनिक के चैप्टर में देखेंगे, जिस एसिड के फंक्शनल ग्रुप SO3H होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद COOH होता है, उसके बाद फिनॉल होता है, उसके बाद इनॉल होता है, उसके बाद अल्कोहल होता है। तो आमतौर पर देखा जाए तो ये सभी वीक एसिड्स ही है, पर ये जिसमें होगा उसको हम एक ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड एक्सेप्ट सल्फोनिक एसिड बच्चों, ठीक है। फिर एसिटिक एसिड आ गया, ये कुछ ऑक्सैलिक एसिड्स की बात है। HCN भी हमारा एक ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। कार्बन वाले सब वीक एसिड्स में आते हैं। HNO2 हो गया, HNO3 की बात नहीं है, HF हो गया, H3PO4, H2SK। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे हम देख लेते हैं तो थोड़ी बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्लैरिटी में क्या करना है, ये कुछ नई बात नहीं है, पर बच्चों ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड्स, उसके बाद जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं वो सब वीक होते हैं। कैसे, तो फॉस्फोरिक एसिड्स का, बोरिक एसिड का, वो सब क्या होता है, वीक एसिड्स। तो थोड़ा बहुत हम देख ले तो गलतियां यहाँ पे होने वाली है। HF हमारा वीक एसिड्स है बच्चों, किसी को भी वी आस्क तो वो बताएंगे कि HF इज स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चों F2 स्ट्रॉन्ग होता है, F2 फ्लोरीन गैस स्ट्रॉन्ग होता है, HF स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। H2S गैस भी वीक है, ठीक है। तो अभी चलते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से है। ये तो सिंपल सी बात हो गई कि ग्रुप नंबर 1 के सब अल्कली होते हैं, वो सब वीक होते हैं, और ग्रुप नंबर 2 के एक आध BaOH ट्वाइस, ठीक। और वीक बेस की बात आए तो सब ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक अमाइंस कंटेनिंग कंपाउंड्स। और ये चीज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि NH4OH वो हमारा एक वीक बेस में आता है।
और नहीं तर हम देख लेते हैं कि जो अमाइंस ग्रुप है ऑर्गेनिक में, अमाइंस, और जो हमारा अमाइड ग्रुप है, दिस टू आर वीक। ठीक, चलते हैं तो फिर आगे। सॉल्ट थोड़ा बहुत देखने का रह गया, पर बहुत जो सॉल्ट होते हैं वो मोस्टली वाटर सॉल्युबल ही होते हैं। AgNO3 का जो सॉल्ट होता है AgCl, वो थोड़े बहुत सॉल्ट इंसॉल्युबल है, वो हम KSP वाले चैप्टर डिस्कशंस में देख लेंगे। अभी बात चल रही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डेफिनेशन तो बताई हुई है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की क्या होती है आयोनिक इक्विलिब्रियम में, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो फिर से हम देख लेते हैं भाई कि अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles dissociated divided by number of total mole taken initially। ठीक है, तो उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स होंगे, उसके फैक्टर्स में हम बता देते हैं कि ये सभी सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास। फैक्टर्स को कुछ मगअप नहीं करना। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए भाई, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, वो कोई नई बात नहीं है। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, हमारा सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसका डिसोसिएशन अच्छा होगा, इंक्रीज डिसोसिएशन। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते चलेंगे तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज डाइल्यूशन, इंक्रीज डिसोसिएशन। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, दैट विल सी इन ओस्टोवाल डाइल्यूशन लो के अकॉर्डिंग। ये बात होगी डाइल्यूशन करने से इंक्रीज होगा डिसोल्यूशंस फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली। बच्चों ये लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो 100% डिसोल्यूशन हो ही जाता है, तो फिर कैसे वो बढ़ाएगा, वो बढ़ा नहीं पाता। इन केस ऑफ दिस अगर ऐसा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तो होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसोसिएशन बढ़ेगा ही, वेरी सिंपल, क्योंकि इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज डिसोसिएशन। ये हमारी बात हर बार चलती है और वो पता भी चलता है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट वाला था कि प्रेजेंस ऑफ अदर सॉल्ट, अदर सॉल्ट हो गए तो वो डिपेंड करता है कि जनरली प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट कॉमन आयन हो जाएगा तो दैट विल डिक्रीज, कॉमन आयन विल डिक्रीज solubility और dissolution, वो तो आप जानते ही हो। ठीक है, चलते हैं तो फिर आगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट।